हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने परमाणु क्या होता है, उनका आकार क्या होता है, फिर उनके प्रतीक क्या होते हैं। प्रतीकों में हम लोगों ने डाल्टन द्वारा जो प्रतीक बताए गए उनके बारे में चर्चा की। फिर जो आधुनिक प्रतीक थे उनके बारे में चर्चा की। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इनके नाम कैसे पड़े। ठीक है, कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही क्यों बोलते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि जो हमारे तत्व होते हैं उनका जो नाम होता है वो एक संस्था होती है, वो डिक्लेयर करती है कि इसका ये नाम होगा। उसका संस्था का क्या नाम था? आईयूपीएसी, जिसे का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने की। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की, एटॉमिक मास। इसकी बात करने वाले हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, तो बच्चों, द्रव्यमान क्या हो? द्रव्यमान मतलब एक तरीके का भार। ठीक है, जैसे कि पेन, इसका कुछ द्रव्यमान होगा। हम लोग फल लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, कुछ भी दुकान पे अगर खरीदने जाते हैं तो उसका कुछ भार होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी दुकान पे गए और हमने बोला कि मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो आलू कितने मांगे हमने? 1 किलो। तो वही उसका क्या है? द्रव्यमान एक तरीके का हो गया। ठीक है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी समझने के लिए मैं आप लोगों को एक ही चीज, दोनों को एक ही लेकर समझा रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि द्रव्यमान क्या है? एक तरीके का भार। ठीक है, अब भार को हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। भार को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, लेकिन अब जब हम लोग भार को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे परमाणु हैं, जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक परमाणु है। ठीक, अब इसके अगर हम द्रव्यमान की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये कहीं 0.0000000000 करके आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें इनको समझना टफ था। ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में, परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम या किलोग्राम में मेजर करना क्या हो रहा था? टफ हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नई चीज बनाई कि हम लोग जो परमाणु है, जो परमाणु है इसका द्रव्यमान मेजर करेंगे AMU में। ठीक है, ये पुराने समय में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिर बाद में इसको भी चेंज कर करके अब इस समय हम लोग जो मास मेजर करते हैं उसकी यूनिट लिखते हैं ओनली 1 AMU की जगह लिख देते हैं 1U, जिसे जिसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? यूनिफाइड द्रव्यमान। क्या? यूनिफाइड मास। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि 1 AMU है क्या? 1 AMU है क्या? जैसे कि ये तो हमें पता है कि ग्राम होता है, तो 1 AMU क्या है? तो बच्चों, 1 AMU क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए। अब जैसे कि हम लोग दुकान पे कुछ लेने जाते हैं, मान लो सब्जी लेने गए, 1 किलो आलू मांगा, तो दुकानदार क्या करता है? एक तराजू होता है। ठीक है, एक इस तरीके से तराजू होता है।
ठीक है। उस तराजू में आजकल तो डिजिटल तराजू आ गए हैं, पुराने वाले तराजू देखेंगे तो उसमें एक तरफ क्या करता है, कोई चीज रखता है, कोई वेट रखता है, देखा होगा, और एक तरफ जो चीज उस हमें लेनी होती है उसको रखता है। मान लो इधर क्या रख रहा है, आलू रख रहा है, ठीक है। इधर जो वेट रखा है, मान लेते हैं हमने कितना मांगा था, 1 केजी, तो 1 केजी का एक कोई सॉलिड ठोस पदार्थ यहाँ पर रखता है और फिर इसमें आलू डालना शुरू करता है। और पहले एक आलू डालो मान लिया, फिर दूसरा आलू डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा, ऐसे ही तब तक आलू डालता है जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता है। और जब बैलेंस हो जाता है तो हमको उठा करके दे देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं जो हमारा परमाणु है, जो क्या है हमारा परमाणु है, इसके द्रव्यमान के लिए भी एक तरीके का एक भार बनाया गया। क्या बनाया गया, एक भार, ठीक। और उस भार में लिया गया कार्बन 12, कार्बन 12, ठीक है। क्या लिया गया, कार्बन 12, ठीक है। अब ये जो कार्बन 12 था, इसे क्या किया गया, इसे स्टैंडर्ड मास मान लिया गया। क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड मास। मतलब इसी से तुलना करके, जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, 1 केजी से तुलना कर रहे थे ना, इधर देखो, इधर 1 केजी रखा, इसके हिसाब से इधर आलू डाल रहे थे ना, वैसे ही C12 मान लो हमारा क्या है, वो 1 केजी का बाट है, ठीक है। इधर बाट रखते हो ना, वो 1 केजी का क्या बाट है, जिसे तराजू के हम लोग एक तरफ रखेंगे। लेकिन ये जो 1 केजी का हमारा बाट होता है, ये C12 जो है हमारा, इसमें होते हैं कितने, 12 AMU। कितने होते हैं, 12 AMU। एक कार्बन 12 में कितने AMU होते हैं, 12। लेकिन अब यहाँ पर 12 केजी तो तुम लिखोगे नहीं, अगर कंपेयर करें तो ये मान लेते हैं ये कितना है, 12 केजी है, तो यहाँ पर 12 केजी रखोगे नहीं, हमें कितना चाहिए, 1 केजी। तो इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को बांट लेंगे, इस 12 का एक हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक हिस्सा निकालेंगे, तो उसका एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 1/12, यही तो होगा। एक कार्बन को 12 भागों में बांटना है, तो 1/12 ही तो आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/12 AMU। ये हमारी क्या चीज है, यही हमारा एटॉमिक मास यूनिट निकला, ठीक है। अब ये हमारा मान लेते हैं क्या, 1 केजी है, क्या है, 1 केजी। अब हमने इस तराजू में 1/12 रखा और इधर रखा हाइड्रोजन, ठीक। तो हमने देखा कि जब 1/12 रखा कार्बन का, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मतलब। और ये 1/12 किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर। 1/12, इसको एक तरीके से हम लोग जरा समराइज कर लेते हैं, देखिए कैसे। तो हमने अभी क्या बात की कि एक कार्बन 12, एक कार्बन 12 परमाणु, एक कार्बन 12 परमाणु में कितने AMU होता है, 12 AMU होता है। तो चला इसको पलट के लिखो, तो 12 AMU, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 12 AMU बराबर एक कार्बन परमाणु, कार्बन 12 परमाणु लिख सकते हो ना। तो अगर यहां से एक AMU निकालो, तो एक AMU बराबर कितना आ जाएगा, एक AMU बराबर आ जाएगा, इस 12 को इधर भेज दो, मतलब 1/12 किसका, एक कार्बन 12 परमाणु का, ठीक। बात समझ में आई। तो एक AMU किसके बराबर है, 1/12 या एक कार्बन परमाणु बटे 12 के, ठीक। चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से किसी और चीज का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के होता है। तो 1000 ग्राम बराबर कितना लिख सकते हो, 1 केजी। अब तुमसे कहा जाए कि हमें 1 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम कैसे निकलेगा, 1 ग्राम बराबर 1 केजी और बटे उसका 1000, ठीक। अगर इस तरीके से लिखें, इसके तरीके से, तो कैसे लिख दोगे, तो लिख दोगे 1/1000 गुणे 1 केजी,
यही तो करोगे। मतलब अब हमें अगर 1 ग्राम चाहिए तो इस 1 केजी को 1000 टुकड़े करने पड़ेंगे। इस 1 केजी के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 1000। तब जा करके हम यहाँ पर 1 ग्राम का मान निकाल पाएंगे। वैसे ही अगर हमें 1 AMU चाहिए तो कार्बन 12, जिसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट माना है, और उसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 12 AMU के। ठीक है, तो अगर 1 AMU की वैल्यू चाहिए, वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/12 के, जैसे कि यहाँ पर। ठीक, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने की। कि जैसे मान लो मेरे पास 10 टॉफी हैं, 10 टॉफी हैं, ठीक। और ये 10 टॉफी बराबर हैं 10 रुपए के। ठीक है, तो अगर हमें ये पता करना है कि 1 रुपए बराबर कितना है, तो 1 रुपया बराबर 10 टॉफी और बटे 1/10। यही तो आएगा। इस 10 को इधर भेज दो। ठीक, तो वैसे ही 12, एक कार्बन परमाणु में कितने एमयू होते हैं? एक कार्बन परमाणु में 12 AMU होते हैं। तो 1 AMU की अगर वैल्यू निकालोगे आप तो कितनी आएगी? एक, इस 12 को इधर भेज दो, तो 1/12 AMU। ठीक, मतलब 1 MU बराबर 1/12। अब हमें क्या मिल गया? ये स्टैंडर्ड यूनिट मिल गई। ठीक है, अब हमने क्या किया? इधर रखा हाइड्रोजन को। क्या रखा? हाइड्रोजन को। और इधर अब हमने एक 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 एमयू डालना शुरू किया। तो एक एमयू जब हमने डाला तो बैलेंस हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो हाइड्रोजन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 MU होता है। फिर हमने इधर डाला हीलियम को। हाइड्रोजन के बाद क्या डाला? हीलियम। पहले हमने 1 MU डाला। 1 MU मतलब 1/12, 1/12 कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु को 12 हिस्सों में तोड़ दो और एक एक हिस्सा डालते चले जाओ। ठीक है, तो जब हमने एक हिस्सा डाला कार्बन परमाणु का, ठीक, तब ये बैलेंस नहीं हुआ। फिर 1 MU डाला ना, फिर 1 MU और डाला इधर, अभी भी नहीं। फिर 1 MU डाला। फिर जब हम 4 AMU हमने इसमें डाले तो हमें क्या मिल गया? ये तराजू बैलेंस हो गया। मतलब हीलियम का परमाणु भार कितना निकल के आया? परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान निकल के आया 4। ऐसे ही हम लोगों ने कार्बन परमाणु को से कंपेयर करके सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाले। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया परमाणु द्रव्यमान। चलिए, तो अब हम लोगों ने बहुत सारे कार्बन परमाणुओं के क्या किए? द्रव्यमान निकाले। तो देखिए, एक हमारे पास टेबल है जो एनसीईआरटी में आप लोगों को दी हुई है। तो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इस तरीके से हम लोगों ने निकाले। जैसे कि हाइड्रोजन का कितना निकाला? 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। कैसे निकाल रहे थे? कि मान लो एक तराजू है, बना देता हूं। एक क्या है? तराजू है। ठीक, इधर मान लो हम डाल रहे हैं एक एक करके, इधर डाल रहे हैं यूनिफाइड मास में। ठीक, और इधर क्या डाल रहे हैं? हमारा तत्व। इधर हमने तत्व डाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब डाला हमने, तो हाइड्रोजन डालने पर ये 1 U में ही संतुष्ट हो गया। मतलब ये बैलेंस हो गया 1 U में। 1 U मतलब कार्बन का 12वां भाग, कार्बन का 12वां टुकड़ा। ठीक है, कार्बन का 12वां टुकड़ा हमने डाला और ये क्या हो गया? आ गया। ऐसे ही जब हमने इधर कार्बन को डाला, किसको डाला? कार्बन को। तो कार्बन के हमें कितने टुकड़े डालने पड़े? 12 टुकड़े। वैसे परमाणु के कर नहीं सकते, बट आप लोग समझाने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कितने? 12 U डालने पड़े। और हाँ, तो इस तरीके से कार्बन का कितना आ गया? ऐसे ही नाइट्रोजन का 14 आ गया, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ठीक, इस तरीके से हमने निकाला। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर से समझ लो एक बार। मैं कोशिश करता हूँ फिर से समझाने की। मान लो ये हमारा क्या है? कार्बन। ठीक है, पूरा कार्बन है। टोटल इसमें कितना है? 12। टोटल एएमयू कितने हैं इसमें? 12। ऐसे लिख सकते हो, 1C12 बराबर कितने? 12 AMU।
ठीक, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये मानी गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें तो इसका एक हिस्सा चाहिए। एक हिस्सा निकालने के लिए क्या होगा, 1 AMU बराबर हमें निकालना है। तो 1 MU का निकालने के लिए इसको 12 भागों में बांटना पड़ेगा ना। कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 12। ठीक है, और इसमें टोटल कितने भाग हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ठीक है। अब हमने इसमें डाला कार्बन। ये 12 टुकड़े हमने कर लिए किसके, C12 के। ठीक, तो 1 MU बराबर 1/12 1C12। ठीक है, ये आएगा। या फिर ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1U लिखा जा रहा है अब। पहले क्या लिखा जाता है, AMU, अब क्या लिखने लगे, 1U, यूनिफाइड मास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड। अब हमने इधर हाइड्रोजन डाला, ये उठाया मैंने, यहाँ से उठाया, ये एक बांट है, मान लो क्या है, एक बांट, यहाँ रख दिया। ठीक है, बैलेंस हो गया। नोट कर लिया कि हाइड्रोजन 1U में बैलेंस हो गया। फिर कार्बन डाल, कार्बन डाला, ये सारे ही हमको डालने पड़ गए। ठीक है, तो 12 पे बैलेंस हो 12। फिर जब हमने नाइट्रोजन डाला तो ये सारे डालने पड़े, और दूसरा कार्बन हमें लेना पड़ा, C12 भी, उसके भी 2 पार्ट और डालने पड़ गए। तो कितना हो, इस तरीके से हमने इसको मेजर कर लिया। बस आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, आपके लिए याद, ये मैंने ये थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को समझाने के लिए था, बाकी याद सिर्फ इतना रखना है कि एक यूनिफाइड मास बराबर कितना होता है, एक यूनिफाइड मास बराबर होता है 1/12 C12 कार्बन। ठीक है, अब हम लोगों ने इतना जब जान लिया, अब हम लोग बात करेंगे आगे किसकी, कि जो हमारा परमाणु है वो किस प्रकार अस्तित्व में रहता है। अस्तित्व मतलब प्रकृति में किस प्रकार रहता है। तो हमसे क्वेश्चन यही है, क्या है, कि परमाणु, एनसीईआरटी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, मैं उसी तरीके से आप लोगों को समझाने और क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार अस्तित्व में रहता है। अस्तित्व में रहने का मतलब कि वो किस तरीके से हमारे आसपास मौजूद है। ठीक है, तो जो हमारा परमाणु है, जैसा कि हमें किसने बताया था, कात्यायन, इनका, इनके बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या नाम था, कात्यायन। इन्होंने क्या बताया था, जो परमाणु होता है, क्या, परमाणु, ये क्या करता है, ये एक ग्रुप में रहते हैं। क्या करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, और उस ग्रुप को बोला जाता है अणु। और जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो बन जाता है द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ। ठीक, तो हमारा जो परमाणु होता है वो कैसे अस्तित्व में रहता है, अणु के रूप में। अणु मतलब जब एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या, परमाणु आपस में, आपस में क्या करते हैं, किसी फोर्स से, किसी फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लगेगी जिससे हम बोलते हैं आकर्षण बल। एक आकर्षण बल की मदद से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, या फिर एक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक रासायनिक बंध बनाते हैं। तो उससे बनता है एक अणु। क्या बनता है, एक अणु। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही था, जो कि यहीं से क्लियर हो गया कि अणु क्या होता है। तो अणु क्या होता है, जब एक या एक से अधिक परमाणु आपस में क्या करते हैं, एक रासायनिक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, एक रासायनिक बंध बनाते हैं, या फिर एक आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। तो उससे जो बनता है उसी को हम लोग बोल देते हैं अणु।
तो हमें यहाँ से क्या क्लियर हो गया? अणु। तो हम लोग अणु क्या होता है, तो अणु की डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से। इसकी डेफिनेशन, अणु अणु मतलब, अणु भी तो हमें पढ़ना था, लेसन का नाम क्या था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। तो अणु, अणु जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे इजिली। यहाँ पे समझ में आ गई? क्या लिखेंगे? लिखेंगे दो या, तो बच्चों क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक परमाणु जब रासायनिक बंध, ये आप लोग आगे पढ़ोगे कि रासायनिक बंध क्या होता है। अभी के लिए आप आकर्षण बल को याद रखो, ठीक है? ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु जब रासायनिक बंध अथवा आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, तो अणु समझ में आ गया। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो, जो परमाणु होता है वो तो दो जगह पाया जाता है। एक तत्व का परमाणु होता है और एक यौगिक का परमाणु होता है। ठीक है, क्या होता है? एक तत्व में होता है और एक यौगिक में होता है। तो उसी के हिसाब से जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, उसी के हिसाब से अणुओं को भी दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, एक होता है हमारा तत्वों के अणु। कौन से होते हैं? तत्वों के अणु। तत्वों के अणु कौन से होते हैं? इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक। ठीक, अब तत्वों के अणु कैसे होते हैं? तत्वों के अणु से आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जब दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक समान प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बन जाता है? O2। तो ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गन, ऑर्गन हमेशा अकेले ही रहता है। ठीक है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे जब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर बात आती है, ऐसे ही ऑक्सीजन O3 भी होता है, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है? तीन ऑक्सीजन के अणु आपस में, सॉरी परमाणु आपस में मिल गए तो उन्होंने क्या बना दिया? O3। ठीक, तो तत्वों के अणु क्या होते हैं? तत्वों के अणु वे होते हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से बने होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित, मतलब उनकी संरचना एक प्रकार के परमाणु द्वारा ही बनती है, होते। एग्जाम्पल ये आप लोगों के सामने है, क्या? ऑर्गन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O3। ये क्या, अगर सिंगल होता तो क्या होता? तत्व होता। लेकिन जब दो ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो क्या बन गया? अणु बन गया। तो अणु, अणु की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बन जाता है। वैसे ही तत्वों के अणु की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब दो समान प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तत्वों के अणु बनाते हैं। जैसे कि एक ऑक्सीजन का तत्व, अभी तो इसको तत्व ही बोलोगे। दूसरा तत्व, अभी भी इसको तत्व ही बोलोगे। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा अणु। क्या बन जाएगा? अणु। और ये किसका अणु है? ऑक्सीजन का अणु है। O2 ऑक्सीजन का अणु। बात समझ में आ गई? तत्वों के अणु क्या होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इनके कुछ नाम होते हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारी टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है। ये हमारे कुछ अधातु दिए हुए हैं और इनके
तत्वों के अणु के अनुसार इनका नाम दिया गया है। जिसमें एक ही तत्व होगा वो एक परमाणु होगा। हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन द्वि परमाणु, ऐसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये भी द्वि परमाणु हैं। फास्फोरस चतुर्परमाणु होता है और सल्फर बहुपरमाणु। ऐसे ये कुछ धातु हैं हमारे, ठीक, जैसे कि सोडियम और आयरन एल्यूमिनियम कॉपर, ये सारे क्या होते हैं एक परमाणु। एक परमाणु को इंग्लिश में मोनो एटॉमिक बोलते हैं, मोनो एटॉमिक बोलते हैं, और द्वि परमाणु को डायटॉमिक, ऐसे त्रिपरमाणु को बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, जो इसमें नहीं लिखा है बट आप लोग नोट कर लेना। चतुर्थ को टेट्रा एटॉमिक और बहु को फिर पॉली एटॉमिक। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा परमाणुकता। क्या दिख रहा है? परमाणुकता। अब परमाणुकता क्या होता है? तो परमाणुकता कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल के चलो लिख भी लेते हैं। परमाणुकता यही होती है, क्या होती है? परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है? एटॉमिसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। ठीक, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या चीज होती है कि एटॉमिसिटी कहाँ पर लिखा है परमाणुकता? इस वाली लाइन में लिखा है ना। तो इस लाइन में क्या है? एक परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, मतलब परमाणुओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणुकता बोलते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ? अणु की संरचना, अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो परमाणुकता क्या होती है? जैसा कि यहाँ पर आप देख लो, यहाँ लिखा है ना परमाणुकता, एक परमाणु मतलब जिसमें एक ही परमाणु हो तो वो एक परमाणु। तो क्या दिखा रहा है कि जो अणु है उसमें एक ही परमाणु है, तो उसकी परमाणुकता कितनी हो गई? एक परमाणुकता, मतलब एक हो गई। वैसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? तो दो परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो गई? दो। तो इससे डेफिनेशन क्या निकल के आई? डेफिनेशन निकल के आई कि अणु की संरचना बनाने में जितने परमाणु यूज होते हैं उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणुकता कहा जाता है। समझ में आ गया परमाणुकता क्या होता है? चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यौगिकों के अणु की बात करेंगे। ये किसके, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? तत्वों के अणु। नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? यौगिक के अणु के बारे में। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बात की परमाणु द्रव्यमान की, उसके बाद में परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है, अणु क्या होता है, फिर अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, तत्वों के अणु और एक यौगिकों के अणु, जिसमें से तत्वों के अणु आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे यौगिकों के अणु के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई लेक्चर इस पर अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।